नमस्कार साथियों, मैं रजत शर्मा आपका अपने चैनल कोविडा पर आपका स्वागत करता हूं। और इससे पिछली वीडियो हमने संविधान सभा पर पढ़ी थी। हमने संविधान सभा के सभी आयामों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम प्रस्तावना, जो कि दूसरा चैप्टर है संविधान राज्य पॉलिटी का, इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना में सबसे पहले हमें तीन जो वाद हुए थे उन पर चर्चा करना अनिवार्य है। सबसे पहला वाद था बेरूबारीवाद। बेरूबारीवाद 1960 में। बेरूबारीवाद में 1960 में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है। इसके 13 साल बाद केशवानंद भारतीवाद, जो कि संविधान का अब तक का सबसे बड़ा वाद माना जाता है, केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ। बेरूबारीवाद के 13 साल बाद 1973 24 अप्रैल 1973 में यह वाद आया। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच, आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी और यह फैसला लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान के किसी भी हिस्से में संविधान संशोधन किए जा सकते हैं, वो भले ही प्रस्तावना क्यों ना हो। फिर इसके बाद तीसरा वाद जो महत्वपूर्ण है, एसआर बॉम्बे में क्या था? यह हुआ था 1994 में। एसआर बॉम्बे 1994। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो यह आया कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसमें यह आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से यह तात्पर्य है कि प्रस्तावना संविधान का वह अभिन्न अंग है। जैसे अगर हमें पूरे संविधान को पढ़ना है, ठीक है, संविधान बहुत बड़ा है। संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। ये सब न पढ़ के अगर हम प्रस्तावना को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो हमारे जो संविधान बनाने वालों की क्या मंशाएं रहीं और उनके क्या उद्देश्य थे संविधान को लेकर, वो भली बहुत हम प्रस्तावना को पढ़कर ही पता कर सकते हैं। इसीलिए अब इसके तुरंत बाद हम प्रस्तावना में क्या उद्देश्य हैं, प्रस्तावना के क्या प्रस्तावना बनाने वालों की मंशाएं रही, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहली क्लास में यह बताया था कि संविधान सभा जब मैंने पढ़ाई आपको, तो तीसरी जो मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 की मीटिंग में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और प्रस्ताव पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को और वो लागू हुआ था 22 जनवरी 1947 को। वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही जाकर आगे प्रस्तावना बनी। ठीक है। अब प्रस्तावना के मेन उद्देश्य क्या हैं? प्रस्तावना के उद्देश्य, ठीक है। अब चलो, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अब हम इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है। मैंने आपके सामने 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं लिखती हैं और इन्हें पॉइंट वाइज धीरे धीरे इन्हें पढ़ते चलेंगे। ठीक है। जैसे पहले नंबर पे है विचार की स्वतंत्रता। विचार का मतलब थॉट्स। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कैसे भी विचार करने के लिए भारत में, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरी है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन मतलब कोई भी व्यक्ति अपने विचार एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र है। वो कैसे भी कर सकता है, डांस करके कर दो, गाना गा के कर दो, कार्टून बनाकर कर दो। ठीक है। अभी हाल ही में कार्टून पर भी एक विवाद चला था। ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ थी। हजरत मोहम्मद साहब का एक कार्टून बना दिया गया था फ्रांस में और उस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। ठीक है। और वो यही तर्क दे रहे थे कि अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है। चलो अब तीसरे पर बात करते हैं, विश्वास, फेथ। हम
स्वतंत्र हैं किसी पर भी विश्वास करने के लिए, किसी भी धर्म पर, किसी भी पुस्तक पर, ठीक है। वो प्रस्तावना में लिखा है, संविधान हमें अधिकार देता है, क्योंकि ये प्रस्तावना में बात लिखी हुई है। 4th नंबर है धर्म, धर्म की स्वतंत्रता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि हमारे फिलहाल देश में जो धर्म को लेकर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है समाज में, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो क्या बनाया जा रहा है, धर्म, कुछ धर्म के लोगों को कट्टर, मतलब कुछ ऐसे जो, वैसे तो मैं उन्हें धार्मिक कहूँगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग अपने आप को कट्टर कहते हैं वो धार्मिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि कट्टर शब्द है निगेटिव वर्ड, ठीक है। धार्मिक धर्म को समझने के लिए हमें पहले अपने पुराणों को, उपनिषदों को, ठीक है ना, जो हमारी ग्रंथ हैं उनको समझना होगा धर्म के लिए। ऐसे ही कोई दाढ़ी बना लेने से या पजामा ऊंचा कर लेने से मुसलमान नहीं बनता। मुसलमान का मतलब क्या है, मुसल्लम ईमान, ठीक है ना, जिसका ईमान मुसल्लम हो वो मुसलमान मतलब। और ऐसा ही हिंदुओं के भी है, मतलब कोई अगर तिलक लगा के हिंदू बन गया, मतलब पुराण उपनिषद उन्हें कुछ पता नहीं है। ऐसे ही कुछ मुस्लिम है, कुरान का कुछ पता नहीं है, कुरान में क्या क्या बात लिखी है, उन चीज़ों को मानना चाहिए। क्योंकि अगर कुरान किसी के हाथ में दी 10 सेकंड 1 मिनट में परेशान हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं मन कि हम कुरान बैठ के पढ़ लें। ऐसे ही कोई भी ग्रंथ है, हिंदुओं को अगर गीता थमा दी जाए तो 5 मिनट में गीता को अपने हाथ में पकड़ सकते, तो कैसे धार्मिक हो सकती हैं, ठीक है ना। मैं ये बात समझाना चाहता हूँ, अपने धर्मों को पढ़ना चाहिए। अपने ग्रंथों में जो बात लिखी है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो भले ही कुरान हो, कुरान में भी सर्वश्रेष्ठ बात लिखी गई है और हमारी गीता में भी सर्वश्रेष्ठ बात लिखी गई है, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। 5वीं बात है उपासना। उपासना का मतलब होता है फेथ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें फेथ की स्वतंत्रता देता है, उपासना की स्वतंत्रता देता है। मतलब प्रेयर हिंदू धर्म में हाथ जोड़कर प्रेयर करते हैं, सनातन धर्म में, और मुस्लिम धर्म की अलग तरीका है, क्रिश्चियन धर्म का अलग तरीका है, ठीक है। तो आपको ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं अच्छे से समझ में आ गई होगी, यह मैं मानता हूं। और दूसरा पर्सन क्या बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समझते चलते हैं कि ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना के अलावा और कहाँ उल्लेखित हैं। मैं आपको बता दूं, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है, उनका एक भाग है 19.1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और उनमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में है उनका भी उल्लेख है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 शब्द भी हमारी प्रस्तावना में लिखे गए हैं, और ये 3 शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। फ्रांस की क्रांति से बंधुत्व शब्द का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ पर जो वहाँ के नेता थे उन्होंने बंधुत्व का नारा दिया था, भाईचारे का नारा दिया था, ठीक है। उसी चीज़ को भारत ने अपनाया और समानता और बंधुत्व, भाईचारे की बात की। क्योंकि अगर आप जब भाग 4A पढ़ोगे, भाग 4A में एक आर्टिकल है, सिंगल आर्टिकल है 51A, उसमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जुड़े थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। आप उनको अगर देखोगे तो उन 11 मौलिक कर्तव्यों में बात लिखी है कि भाईचारे का हमें अपने अंदर भाईचारा बढ़ाना है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रज्ञान और आदर्श संस्थाओं का हमें सम्मान करना है, जो हमारे आंदोलन हुए हैं उनको अपने हृदय में सजोना है। इस तरीके से वो चीज़ें लिखी गई हैं और हमें प्रस्तावना में यही बात ध्यान से समझनी है। तो प्रस्तावना में मैंने आपको क्या क्या समझाया। प्रस्तावना का मूलभूत उद्देश्य या प्रस्तावना बनाने के पीछे जो संविधान सभा के सदस्यों की मंशाएं थी वो क्या थी कि पूरा संविधान न पढ़कर, संविधान तो बहुत बड़ा है, पूरा संविधान न पढ़कर अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लिया जाए तो हम पूरे संविधान में क्या लिखा है वो समझ जाएंगे, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है, ठीक है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का निचोड़ है। अब मैं आगे बात करता हूं 42वां संविधान संशोधन की, क्योंकि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार अब तक, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976। यह संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हुई। और धीरे धीरे जब हम पॉलिटिक्स के सभी आयामों पर चर्चा करेंगे तो मैं
हर क्लास में उसके बारे में बताता रहूँगा। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अगर मैं जहाँ C.A लिखूँ उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। कब हुए? 1976 में, 1976 में। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। कौन कौन से शब्द? समाजवाद, समाजवाद और अखंडता, अखंडता और पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष शब्द हमें इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि 1976 से हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ था और मैंने धर्मनिरपेक्ष की आपको व्याख्या दी है। धर्म का मतलब होता है न्याय से, ठीक है। तो इसमें पंथनिरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए। इन 2 पर हम चर्चा कर चुके हैं। अखंडता, अखंडता का मतलब होता है यूनिटी, क्योंकि हमारा जो भारत है डाइवर्सिटी में यूनिटी है। यहाँ पर क्या है? विविधता में एकता है, ठीक है। तो इस शब्द पर जोर दिया गया है और ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। अच्छा, और प्रस्तावना के मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उन पर चर्चा कर लूँ। मैं आपको बता दूं कि यह भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित है। तो जैसे ही हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य तथा लोगों को 3 प्रकार के न्याय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की संकल्पित करते हैं। तो उसमें ये चीज लिखी गई है कि समाजवाद, अखंडता और निरपेक्षता, ठीक है। अच्छा, भारत, पहली लाइन से आप ये समझ जाओगे कि हम भारत के लोग भारत को, इसमें 2 बार भारत आया। तो प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है? 2 बार उल्लेख है। क्या? भारत शब्द। ये सभी बच्चे अलग से नोट कर लें, ठीक है। नोट करके आप अपने नोट्स। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इस क्लास में उनके नोट्स आपको बनाने जरूरी हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब तक खुद हस्तलिखित नोट्स नहीं बनाओगे आप अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में नहीं ला पाओगे। इसलिए आपको अगर मेहनत करनी है तो नोटबुक के साथ यूट्यूब पर बैठें और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित है? 2 बार उल्लेखित है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संविधान प्रस्तावना में संविधान लागू होने पर होने की तिथि को, क्योंकि 2 तिथि हैं। जब भी कोई इस तरीके का प्रश्न हमारे सामने आता है, संविधान कब लागू हुआ, तो हमें 2 डेट याद रखनी है। पहली 26 नवंबर 1949। ये डेट इसलिए याद रखनी है क्योंकि इस डेट को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और हमने लागू कब किया इसे? 26 जनवरी 1950। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2-3 महीने बाद हमने इसको लागू किया। लागू करने के पीछे मैंने पहली जो वीडियो थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, उसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और उस लाहौर अधिवेशन में हमारे जो नेता थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 26 जनवरी को अपने आप को गणतांत्रिक घोषित करते हैं। और उसी साल से 1929 से नेक्स्ट ईयर 1930 से ही हम अपना संविधान गणतंत्र, मतलब गणतंत्र मानने लगे थे और उसको मनाने लगे थे। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। और आंशिक रूप से कैसा हुआ? आर्टिकल 394 में, आर्टिकल 394 में 16 आर्टिकलों का उल्लेख था। जब मैंने आपको संविधान सभा बताई तो मैंने आपको बताई थी, और वो 16 आर्टिकल कौन कौन से थे? उनमें आर्टिकल 60 था, 324 था, ठीक है, और 5 से 11 थे नागरिकता के जो अनुच्छेद थे। चलो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि आंशिक रूप से ये 16 आर्टिकल लागू हो चुके थे 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस जो फिलहाल है इसका नाम। उसके बाद जो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से जब लागू हुआ, वो डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1950। और हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब मैंने प्रस्तावना के लगभग सभी आयामों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है, ठीक है। और प्रस्तावना के सभी जो मैंने आयामों पर चर्चा करी है
आप आशा करता हूँ आप उनको ध्यान से पढ़ोगे और उनको समझोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। सबसे पहले प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावना में क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इन शब्दों को हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी। एक इंग्लिश में शब्द है डेमोक्रेसी। जो हमारा देश है वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश है हमारा। अब लोकतांत्रिक की परिभाषा मैं आपको बता दूं। लोकतांत्रिक का मतलब है लोगों का शासन। जिस देश में सुप्रीम जनता हो उस देश को लोकतांत्रिक कहते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर राजा का लड़का राजा नहीं है, यहां पर राजा का लड़का मोनार्की सिस्टम जिसे बोलते हैं, मोनार्की सिस्टम इंडिया में नहीं है। यहां पर क्या है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी। इसके बाद एक अब्राहम लिंकन जी ने एक परिभाषा दी है लोकतंत्र की कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन, ठीक है, लोकतंत्र कहलाता है। दूसरा शब्द है इसमें गणतांत्रिक। गणतांत्रिक क्या है, गणतांत्रिक, रिपब्लिक। रिपब्लिक गणतांत्रिक से आप क्या समझोगे? गणतांत्रिक का मतलब है कोई देश गणतांत्रिक कब होगा, जब उसका कोई नियम हो, कानून हो। ठीक है, कोई भी देश गणतांत्रिक कब होगा, जब उस देश का सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा है या अधिकारी बैठा है उसका जो चयन हुआ है वो निर्वाचन से हुआ हो। ठीक है, निर्वाचन में भी दो हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। वो किसी से भी हो सकता है। जैसे मैं अपने देश की बात करूं भारत की, तो हमारे यहाँ पर जो सर्वोच्च जो पद है उसका निर्वाचन हुआ है, पर अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब है उनके निर्वाचन में जनता ने कोई भाग नहीं लिया, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तब जाके उसका निर्वाचन हुआ। तो गणतांत्रिक शब्द से आप समझ गए। अब इसके बाद दूसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष ये समझना बहुत जरूरी है। और अमूमन धर्म निरपेक्ष को भी हमारे देश में पंथ निरपेक्ष ही मान लिया जाता है। मतलब पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष को अमूमन एक ही मान लिया जाता है, पर अगर इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि निरपेक्ष का क्या मतलब है, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है कि कोई भी सरकार जो पंथ से निरपेक्ष हो। पंथ से निरपेक्ष का मतलब है कि ऐसी सरकार जो किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा न देती हो, सभी धर्मों को समान रूप से मानती हो, उस सरकार को पंथ निरपेक्ष सरकार कहते हैं। और हमारा जो भारत देश है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है, सेकुलर। इसके लिए वर्ड है सेकुलर। सेकुलर, ठीक है। सेकुलर शब्द आजकल की अगर मैं बात बताऊं, कुछ पार्टियां इस शब्द को ही गलत मानते हैं। सेकुलर मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेकुलर ना होना पसंद करते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर उनको संविधान अच्छे से पढ़ाया जाए और इसका अर्थ बताया जाए, सेकुलर होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अन्य धर्म के प्रति कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म का सम्मान करो, दूसरे धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म दूसरे धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता है। तो यही बात हमारा संविधान कह रहा है। अच्छा, इन दोनों शब्दों में मैं अर्थ की समानता पर बात करना चाहता था, भिन्नता पर बात करना चाहता था। वो इनकी भिन्नता पर बात यह है कि कोई भी सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म का मतलब होता है न्याय से। किससे? न्याय से। और पंथ का मतलब होता है किसी जाति विशेष, कोई एक वर्ग हो, उससे। तो धर्म, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाऊं, जैसे महाभारत हुआ था, तो महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच में महाभारत हुआ था। वो एक ही तो वर्ग के लोग थे। अब उनमें हुआ क्या था? धर्म युद्ध हुआ था।
धर्म युद्ध का मतलब है उनके बीच में न्याय युद्ध हुआ था, न्याय को लेकर, जस्टिस को लेकर, ठीक है। वैसे संविधान में अमूमन इन दोनों शब्दों को एक मान लिया जाता है, पर यह बात सही नहीं है। हमें शब्दों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। तो आपके समझ में बात आ गई होगी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है न्याय से, और ऐसी कोई सरकार हो ही नहीं सकती जो न्याय से निरपेक्ष हो, मतलब न्याय रहित हो, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा शब्द आता है वो आता है समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद से क्या मतलब है? अमूमन पूरी जो दुनिया के देश हैं वो दो भागों में बटे हैं, या तो पूंजीवाद या समाजवाद। हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है वो समाजवाद पर बात करता है। हम क्या हैं? समाजवादी। अब समाजवाद है क्या? समाजवाद का मतलब है सरकार में किसी भी संपत्ति का निजीकरण न होना। समझो इस बात को, मतलब सरकार में कोई भी अगर संपत्ति है वो मोस्टली, अधिकतर सरकार के अंडर में रहना, इसे समाजवाद कहते हैं। मतलब कि जो भी आर्थिक आवंटन हो वो समाज में बराबर रूप से हो, ठीक है, इसे समाजवाद कहते हैं। बल्कि 1991, ये शब्द याद रखो आप, मतलब वर्ष 1991 के बाद, 1991 में हमने एलपीजी को अपनाया था। एलपीजी का मतलब है लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इस नीति को अपनाया था, ठीक है। पर उसके बाद भी हम क्या हैं? समाजवादी लोग हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो प्रस्तावना को पढ़ते हैं, जब मैंने पहले भी बताई थी, हमारी प्रस्तावना में क्या बात लिख रही है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, समाजवाद तथा लोगों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है, ये तीन न्याय, मतलब जो हमारी प्रस्तावना है वो तीन प्रकार के न्याय हमें देती है। कौन कौन से? और इनकी सीक्वेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक है। और इसके बाद है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और इसके बाद है राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, और वो न्याय इस प्रकार हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इनसे क्या मतलब है? भारत सरकार यह चाहती है कि प्रत्येक वर्ग को जब जस्टिस मिले, न्याय मिले, तो उसमें कोई भी भेदभाव किसी भी प्रकार का न हो। राज्य में या भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बराबर रूप से मिलना चाहिए। और एक प्रश्न एग्जाम में यह भी आया था कि इन तीन प्रकार के न्यायों का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा और कहाँ वर्णित है या उल्लेख है? तो आपको यह भी बात ध्यान रखनी है, इन तीनों न्यायों का उल्लेख आर्टिकल 38 नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 38 में इसका उल्लेख है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पर प्रश्न बन चुका है। क्या पता आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिले। तो अब तक हमने तीन प्रकार के न्याय पे बात की। जो शब्दावली प्रस्तावना में वर्णित है उनके शब्दों पर हमने चर्चा की। लोकतांत्रिक मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष पढ़ा दिया मैंने आपको, क्योंकि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए और सेकुलर होना चाहिए हमें, ठीक है। मैं तो आपसे, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको यही बताना चाहूँगा, सेकुलर बनो, क्योंकि कुछ पार्टियां देश में इस शब्द की परसेप्शन ही कुछ अलग बना रही हैं, ठीक है ना। सेकुलर को मतलब अगर कोई सेकुलर है तो उसे और ही नज़रों से देखा जा रहा है तो सेकुलर है, ठीक है। मतलब कट्टर जो शब्द है वो लोगों के अंदर ज़्यादा भरा जा रहा है, तो इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि संविधान, कट्टर पहली तो बात एक निगेटिव शब्द है, उसे तो अपने जीवन में कभी लाओ ही ना, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष हर धर्म के प्रति अपना समान नजरिया रखना चाहिए और किसी भी धर्म पर फालतू की कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और
अब हम इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, मैंने आपके सामने 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं लिखती हैं और इन्हें पॉइंट वाइज धीरे धीरे इन्हें पढ़ते चलेंगे। ठीक है, जैसे पहले नंबर पे है विचार की स्वतंत्रता। विचार का मतलब थॉट्स। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कैसे भी विचार करने के लिए भारत में, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कोई भी व्यक्ति अपने विचार एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र है, वो कैसे भी कर सकता है, डांस करके कर दो, गाना गा के कर दो, कार्टून बनाकर कर दो। ठीक है, अभी हाल ही में कार्टून पर भी एक विवाद चला था। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ थी, हजरत मोहम्मद साहब का एक कार्टून बना दिया गया था फ्रांस में और उस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। ठीक है, और वो यही तर्क दे रहे थे कि अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है। चलो अब तीसरे पर बात करते हैं, विश्वास, फेथ। हम स्वतंत्र हैं किसी पर भी विश्वास करने के लिए, किसी भी धर्म पर, किसी भी पुस्तक पर। ठीक है, वो प्रस्तावना में लिखा है, संविधान हमें अधिकार देता है, क्योंकि ये प्रस्तावना में बात लिखी हुई है। 4th नंबर है धर्म। धर्म की स्वतंत्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि हमारे फिलहाल देश में जो धर्म को लेकर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है समाज में, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो क्या बनाया जा रहा है, धर्म, कुछ धर्म के लोगों को कट्टर, मतलब कुछ ऐसे जो, वैसे तो मैं उन्हें धार्मिक कहूँगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग अपने आप को कट्टर कहते हैं वो धार्मिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि कट्टर शब्द है निगेटिव वर्ड। ठीक है, धार्मिक धर्म को समझने के लिए हमें पहले अपने पुराणों को, उपनिषदों को, ठीक है ना, जो हमारी ग्रंथ हैं उनको समझना होगा धर्म के लिए। ऐसे ही कोई दाढ़ी बना लेने से या पजामा ऊंचा कर लेने से मुसलमान नहीं बनता। मुसलमान का मतलब क्या है, मुसल्लम ईमान। ठीक है ना, जिसका ईमान मुसल्लम हो वो मुसलमान मतलब। और ऐसा ही हिंदुओं के भी है, मतलब कोई अगर तिलक लगा के हिंदू बन गया, मतलब पुराण उपनिषद उन्हें कुछ पता नहीं है। ऐसे ही कुछ मुस्लिम है, कुरान का कुछ पता नहीं है, कुरान में क्या क्या बात लिखी है, उन चीज़ों को मानना चाहिए। क्योंकि अगर कुरान किसी के हाथ में दी 10 सेकंड 1 मिनट में परेशान हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं मन कि हम कुरान बैठ के पढ़ लें। ऐसे ही कोई भी ग्रंथ है, हिंदुओं को अगर गीता थमा दी जाए तो 5 मिनट में गीता को अपने हाथ में पकड़ सकते, तो कैसे धार्मिक व्यक्ति हैं। ठीक है ना, मैं ये बात समझाना चाहता हूँ, अपने धर्मों को पढ़ना चाहिए। अपने ग्रंथों में जो बात लिखी है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो भले ही कुरान हो, कुरान में भी सर्वश्रेष्ठ बात लिखी गई है और हमारी गीता में भी सर्वश्रेष्ठ बात लिखी गई है, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, 5वीं बात है उपासना। उपासना का मतलब होता है फेथ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फेथ की स्वतंत्रता देता है, उपासना की स्वतंत्रता देता है। मतलब प्रेयर हिंदू धर्म में हाथ जोड़कर प्रेयर करते हैं, सनातन धर्म में, और मुस्लिम धर्म की अलग तरीका है, क्रिश्चियन धर्म का अलग तरीका है। ठीक है, तो आपको ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं अच्छे से समझ में आ गई होगी, यह मैं मानता हूं। और दूसरा पर्सन क्या बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समझते चलते हैं कि ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना के अलावा और कहां उल्लेखित हैं। मैं आपको बता दूं, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है, उनका एक भाग है 19.1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और उनमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में है उनका भी उल्लेख है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 शब्द भी हमारी प्रस्तावना में लिखे गए हैं और ये 3 शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। फ्रांस की क्रांति से बंधुत्व शब्द का अर्थ मैं आपको समझाता हूं। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहां पर जो वहां के नेता थे उन्होंने बंधुत्व का नारा दिया था, भाईचारे का नारा दिया था। ठीक है, उसी चीज को भारत ने अपनाया और समानता और बंधुत्व, भाईचारे की बात की। क्योंकि अगर आप जब भाग 4A पढ़ोगे, भाग 4A में एक आर्टिकल है, सिंगल आर्टिकल है 51A, उसमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जुड़े थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। आप उनको अगर देखोगे तो उन 11 मौलिक कर्तव्यों में बात लिखी है कि भाईचारे का, हमें अपने अंदर भाईचारा बढ़ाना है, राष्ट्रध्वज
राष्ट्र ज्ञान और आदर्श संस्थाओं का हमें सम्मान करना है, जो हमारे आंदोलन हुए हैं उनको अपने हृदय में सजोना है। इस तरीके से वो चीज़ें लिखी गई हैं और हमें प्रस्तावना में यही बात ध्यान से समझनी है। तो प्रस्तावना में मैंने आपको क्या क्या समझाया। प्रस्तावना का मूलभूत उद्देश्य या प्रस्तावना बनाने के पीछे जो संविधान सभा के सदस्यों की मंशाएं थी वो क्या थी कि पूरा संविधान ना पढ़कर, संविधान तो बहुत बड़ा है, पूरा संविधान ना पढ़कर अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लिया जाए तो हम पूरे संविधान में क्या लिखा है वो समझ जाएंगे, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है? संविधान का निचोड़ है। अब मैं आगे बात करता हूं 42वां संविधान संशोधन की, क्योंकि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार अब तक, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976। यह संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हुई और धीरे धीरे जब हम पॉलिटी के सभी आयामों पर चर्चा करेंगे तो मैं हर क्लास में उसके बारे में बताता रहूंगा। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अगर मैं जहां C.A लिखूं उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। कब हुए? 1976 में, 1976 में। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। कौन कौन से शब्द? समाजवाद, समाजवाद और अखंडता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द हमें इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि 1976 से हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ था और मैंने धर्मनिरपेक्ष की आपको व्याख्या दी है। धर्म का मतलब होता है न्याय से। ठीक है, तो इसमें पंथ निरपेक्ष ये 3 शब्द जोड़े गए। इन 2 पर हम चर्चा कर चुके हैं। अखंडता, अखंडता का मतलब होता है यूनिटी, क्योंकि हमारा जो भारत है डाइवर्सिटी में यूनिटी है। यहां पर क्या है? विविधता में एकता है। ठीक है, तो इस शब्द पर जोर दिया गया है और ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। अच्छा, और प्रस्तावना के मैं कुछ इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं उन पर चर्चा कर लूं। मैं आपको बता दूं कि यह भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित है। तो जैसे ही हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य तथा लोगों को 3 प्रकार के न्याय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की संकल्पित करते हैं। तो उसमें ये चीज लिखी गई है कि समाजवाद, अखंडता और निरपेक्षता। ठीक है, अच्छा, भारत, पहली लाइन से आप ये समझ जाओगे कि हम भारत के लोग भारत को, इसमें 2 बार भारत आया। तो प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है? 2 बार उल्लेख है। क्या? भारत शब्द। ये सभी बच्चे अलग से नोट कर लें। ठीक है, नोट करके आप अपने नोट्स। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इस क्लास में उनके नोट्स आपको बनाने जरूरी हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब तक खुद हस्तलिखित नोट्स नहीं बनाओगे आप अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में नहीं ला पाओगे। इसलिए आपको अगर मेहनत करनी है तो नोटबुक के साथ यूट्यूब पर बैठें और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित है? 2 बार उल्लेखित है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संविधान प्रस्तावना में संविधान लागू होने की तिथि को, क्योंकि 2 तिथि हैं। जब भी कोई इस तरीके का प्रश्न हमारे सामने आता है, संविधान कब लागू हुआ, तो हमें 2 डेट याद रखनी है। पहली 26 नवंबर 1949। यह डेट इसलिए याद रखनी है क्योंकि इस डेट को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और हमने लागू कब किया इसे? 26 जनवरी 1950। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2-3 महीने बाद हमने इसको लागू किया। लागू करने के पीछे मैंने पहली जो वीडियो थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, उसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और उस लाहौर अधिवेशन में हमारे जो नेता थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 26 जनवरी को अपने आप को गणतांत्रिक घोषित करते हैं और उसी साल से 1929 से नेक्स्ट ईयर 1930 से ही हम अपना संविधान गणतंत्र मतलब गणतंत्र मानने लगे थे और उसको मनाने लगे थे। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि
26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। और आंशिक रूप से कैसा हुआ? आर्टिकल 394 में, आर्टिकल 394 में 16 आर्टिकलों का उल्लेख था। जब मैंने आपको संविधान सभा बताई तो मैंने आपको बताई थी, और वो 16 आर्टिकल कौन कौन से थे? उनमें आर्टिकल 60 था, 324 था, ठीक है, और 5 से 11 थे नागरिकता के जो अनुच्छेद थे। तो फिलहाल यहां पर बात करते हैं कि आंशिक रूप से ये 16 आर्टिकल लागू हो चुके थे 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस जो फिलहाल है इसका नाम। उसके बाद जो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से जब लागू हुआ, वो डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1950। और हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब मैंने प्रस्तावना के लगभग सभी आयामों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है, ठीक है। और प्रस्तावना के सभी जो मैंने आयामों पर चर्चा करी है, आप आशा करता हूं आप उनको ध्यान से पढ़ोगे और उनको समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।